अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव मिश्रा है और मैं 30 मार्च 2025 से सूरघाट पर दिल्ली में सत्याग्रह और उपवास करता हूँ प्रत्येक रविवार 10 से 4 बजे तक। आप इस सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को क्या मुख्य संदेश देना चाहते हैं? मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो माँ गंगा का जो जैविक और प्राकृतिक प्रवाह है वो निरंतर बना रहे। और मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, दो मेरी मांगें महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि एक तो गंगा एक्ट बनाया जाए, और चूँकि सरकार ने पहले कहा था कि हम 2018 में जल मंत्री ने कहा था कि मैं गंगा एक्ट जल्द ही कैबिनेट में पास करूँगा और संसद में उसको हम रखेंगे। एक तो गंगा एक्ट बनाए, अगर उनके पास अभी एक्ट बना हुआ है तो मैंने द गंगा प्रोटेक्शन एक्ट 2005 उसको ड्राफ्ट किया है। और मैं माननीय जो भी उसके अधिकारी हैं या जो प्रतिनिधि हैं हमसे मांग करेंगे, मैं उनके सामने उसे प्रस्तुत करूंगा और या तो उसको पास किया जाए। और दूसरा है कि मेरा कहना है कि 5 से 10 मीटर का एक बफर जोन बनाया जाए, जो कि भागीरथ से लेकर के गंगा सागर तक एक अलग से बनाया जाए। मेरी ये सरकार से दो प्रमुख मांगे हैं। गंगा एक्ट की आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई, जबकि पहले से कई योजनाएं और संस्थाएं मौजूद हैं? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस पर बहुत बहुत ज़्यादा हमें गहराई से विचार करना होगा। पहला ये कि जो अभी राष्ट्रीय गंगा मिशन है उसकी वो एक अथॉरिटी है। 2016 में भारत सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करके प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। और माँ गंगा जो भगीरथ से निकलती हैं और गंगा सागर तक जब जाती हैं तो उसमें जितनी भी नदियाँ मिलती हैं वो सभी नदियाँ गंगा क्षेत्र में मानी जाएंगी। ऐसा 2016 का नोटिफिकेशन है, जिसमें यमुना जी भी हैं, कोशी भी है, मंदाकिनी हैं। तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ जाकर के उसमें गंडक भी है, मिलती है। तो अब हो क्या रहा है कि अथॉरिटी जो है वो तो केवल मीटिंग कर लेती है और वो आदेश दे देती है कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए। लेकिन समस्या क्या है कि एक्ट ना होने की वजह से अगर कोई हमें मान लीजिए कोई शिकायत होती है तो अथॉरिटी उस पर उसके पास कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। मैं इसको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। 1993 में टिहरी डैम जब बन रहा था तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया, और जब आंदोलनकारियों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो उसमें एक बहुत मूल बात निकल कर आई। वो ये कि सरकार का पक्ष ये था कि हमें लोगों को बिजली देने के लिए डैम चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। ये बात सरकार की ठीक थी, कहना उनका सही था, उनका एक पक्ष था सरकार का। आंदोलनकारियों का पक्ष था कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक तो हमारी जो गंगा माँ का जो जैविक प्रवाह है वो रुक जाएगा। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी योजनाएं हैं। हम तो अगर कोई ऐसा एक कानून हो तभी हम आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। अब समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि अगर हम मान लीजिए कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम उसके लिए हमें एनजीटी जाना पड़ेगा। एनजीटी में सेक्शन 5 में एनवायरमेंटल एक्ट में हमें वहाँ जाकर के प्रोटेक्शन की मांग करनी होती है, लेकिन वो एक बहुत लंबी और लेंथी प्रोसेस है। तो इसलिए हमारे लिए ये अगर एक बार गंगा एक्ट बन गया तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो एक चीज़ तय हो जाएगी तो उसमें जो अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट है, वहाँ जो गार्बेज पड़ रहा है, शहरों का जो कचरा है उसके अंदर जा रहा है, वो तुरंत रुक जाएगा। और जो भी उसमें ऐसी गंदी चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ स्वतः कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं गंगा एक्ट चाहता हूँ। तो द गंगा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 जो कि आपने ड्राफ्ट किया है,
इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अगर जितने भी शहर हैं, शहरों के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज शुरू हो जाएगी। और अभी आवश्यकता जितने भी डैम्स हैं, डैम में वैज्ञानिक ये विश्लेषण निकला है कि कम से कम 5000 डैम बनाए गए हैं। 5000 डैम बनाए गए हैं, जबकि आवश्यकता 35 से ज़्यादा डैम्स की नहीं है। तो जैसे ही अगर ये एक्ट बना, तो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी इसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, उन सब के खिलाफ एक कानूनी बाध्यता भी हो जाएगी और उनके खिलाफ लीगल एक्शन शुरू हो जाएगा अगर वो पालन नहीं करते हैं तो। यह एक्ट मौजूदा पर्यावरण कानूनों से कैसे अलग और अधिक प्रभावी है? एकदम प्रभावी है, एकदम बहुत ही प्रभावी होगा। और उसमें मैंने जो एक्ट लिखा है उसमें सब सारी बातों को बहुत ही इलेबोरेट तरीके से समझाया है। और वो जब जहाँ मेरा सत्याग्रह चलता है वहाँ पर अवेलेबल रहता है। जो भी आकर उसको देखना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो आएँ और गंगा एक्ट को पढ़ें। हो सकता है उसमें से मेरी कोई बातें छूट गई हों तो आकर अपना सुझाव भी दे सकते हैं, तो मैं उनका सुझाव भी एक्सेप्ट करूँगा, उसमें ऐड भी कर दूँगा। और हम तो इस सरकार से चाहेंगे कि बस एक बार एक्ट बनने से एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा और गंगा अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। जब राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जैसी संस्थाएं मौजूद हैं, तब नया कानून क्यों ज़रूरी है? अब अथॉरिटी 2016 में बनी, 16 से बनने के बाद जो नेशनल अथॉरिटी कमीशन है उसके जितने भी चीफ मिनिस्टर मेंबर्स हैं, फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं, कई सेक्रेटरीज हैं, उन सब की मीटिंग ही 2 से 3 बार हुई है। पिछले 13-14 सालों में 2-3 बार मीटिंग हुई है। वहाँ तो केवल एजेंडा कुछ पास होता ही नहीं है। वहाँ तो बस जा करके चाय पानी पिया, हो गया। किसी ने बताया कि हमने वहाँ सीवर, हमने घाट बना दिए, किसी ने कहा कि हमने एनजीओ को पैसा दे करके और एनजीओ जो है वहाँ पर सफाई कर रही हैं। भाई यही हो रहा है, क्लीनिंग के नाम पे कुछ है ही नहीं। इन संस्थाओं की सबसे बड़ी कमी आप क्या मानते हैं? इन संस्थाओं की कमियां ये है कि कोई एक लॉ न होने की वजह का इनको फ़ायदा मिल रहा है और इनके पास कोई कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। केवल अथॉरिटीज़ के एक डायरेक्शन है और डायरेक्शन में अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई भी चारा नहीं है। कोई इसके खिलाफ अगर जाना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनजीटी है, जो कि बहुत ही लंबी और लेंथी प्रोसेस है। वो जिला प्रशासन को शक्तियां ना मिलने से ज़मीनी स्तर पर क्या समस्याएं आती हैं? स्थानीय प्रशासन के पास बहुत शक्तियां हैं, बशर्ते कि वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, बशर्ते वो एक्सक्यूट नहीं करते हैं। एक एक कलेक्टर के पास, मान कर चलिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके पास कम से कम वो सैकड़ों लॉज का वो प्रतिनिधि है, तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक चीज़ का इनेक्टमेंट करे। दिल्ली में यमुना नदी की स्थिति को आप कितना गंभीर मानते हैं? बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है। यमुना ही नहीं, मेरा तो जो मुख्य उद्देश्य है केवल यमुना जी ही नहीं है, बशर्ते कि गंगा जी में मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियों के प्रति मेरा ये दृष्टिकोण है कि उन सभी नदियों को एक तरीके से साफ़ किया जाए और उनका जो नेचुरल और जो एक बायोलॉजिकल फ्लो है वो बना रहे। मेरी ये इच्छा है। क्या गंगा एक्ट लागू होने से यमुना जैसी नदियों की हालत वास्तव में सुधर सकती है? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से सुधरेगी। और मैं आपको कहता हूँ कि मानकर चलिए कि अभी क्या है कि जो पानी का फ्लो है, जब गंगा जी का जो फैलाव है, तो उसमें चूँकि डैम इतने ज़्यादा हैं तो पानी आता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इससे क्या होगा कि एक मिनिमम जो डैम्स हैं, कुछ डैम्स तो तोड़ दिए जाएं जिनकी आवश्यकता नहीं है, और एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा रखा जाए कि मिनिमम फ्लो पूरे साल बना रहे। मान लीजिए गर्मियों के समय में पानी की किल्लत है तो कम से कम इतना फ्लो छोड़ा जाए कि जो नदियों में पानी है वो लगभग निरंतर बना रहे, और जिससे क्या हो कि उनकी जो बायोलॉजिकल क्वालिटी है वो लगातार बनी रहे। सहायक नदियों की उपेक्षा से गंगा पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? हाँ, बहुत पड़ता है, और इतना दीर्घकालिक प्रभाव है कि अगर मान कर चलिए कि
आज हम अगर गंगा जी को स्वच्छ रखते हैं तो वो हमारे लिए रोज़ की हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती हैं और ये हमारी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा है। गंगा जी को हम पवित्र मानते हैं और लगभग जितने भी हिंदू हैं वो सभी प्रतिमाह पूर्णिमा पर जाकर स्नान करते हैं और ये उनकी आस्था है। ये एक आस्था से भी जुड़ा प्रश्न है, तो उनकी आस्था को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए आस्था के प्रति। मेरा अपना उनसे अनुरोध है। जिला स्तर पर क्या त्वरित कार्रवाई का मॉडल आप कैसे देखते हैं? इसका एक बहुत अच्छा मॉडल होगा। सपोज़ करिए कि अगर गंगा एक्ट बन जाता है तो जितने भी मान कर चलिए कि वहाँ पर कोई भी गार्बेज डल रहा है या शहर का कचरा माल गंदगी डाली जा रही है या डैम ही बन रहे हैं, तो उस पे उन सभी जो ऑफिसर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, मानकर चलिए कमिश्नर जो है वो वहाँ का लोकल बॉडी का कमिश्नर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वहाँ पर गार्बेज ना पड़ने पाए शहर का। मान के चलिए कानपुर है, अब कानपुर में इतना चमड़ा का कारोबार है और वहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा होता है, तो अगर उसके अंदर चूँकि पैसा तो बहुत आता है सरकार की तरफ से, लेकिन वो एसटीपी वगैरह बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई उनको आप जब तक क्लीन करके ही पानी उसके अंदर डालें, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। तो वो एक तरीके से इन्फोर्स हो जाएगा, तो सीधे एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो जाएगी उस कमिश्नर के खिलाफ। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपने राइन नदी का उदाहरण दिया, भारत उस मॉडल से क्या सीख सकता है? राइन नदी का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरे विश्व में 60-70 दशक में राइन नदी 5 देशों से निकलती थी। वो विश्व की सबसे प्रदूषित नदी थी, लेकिन वहां के लोगों ने, जब वहां के जन जागरण हुआ, लोग सरकार के विरोध में खड़े हो गए और सरकार से मांग करने लगे कि हमारी इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए। तो उससे क्या हुआ कि जन जागरण की वजह से सरकार जो है बहुत ही प्रेशर में आई और उन्होंने क्या है कि एक चार्टर बनाया। 5 देशों ने मिलकर के एक चार्टर बनाया और बोले कि भाई इस चार्टर के तहत हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत ही फोर्सफुली वो अप्लाई किया गया और आज आप समझिए कि वर्ल्ड की सबसे प्योरेस्ट नदियों में है वो। इतनी शुद्ध नदी है कि आप उसका जल पानी पी सकते हैं। और वहाँ पर अगर किसी ने, मान कर चलिए किसी गांव की तरफ से निकलती है और गांव का आदमी भी वहाँ पर उसके अंदर पानी नहीं डालता गंदा, वो अपने यहाँ उसको अलग से स्टोर करेगा, वहाँ रखेगा, जब वो शुद्ध होगा तो अपने आप ही तब जाकर उसमें पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो जागरूकता भी है और दूसरा जो है एक सरकारी इन्फोर्समेंट और लोगों की जागरूकता की वजह से आज वर्ल्ड की सबसे प्योर नदियों में है। तो मैं राइन नदी का उदाहरण देता हूँ कि जिस तरीके से राइन नदी अगर स्वच्छ हो सकती है, तो हम सभी को जन जागरण करके अपनी माँ गंगा को भी इसी तरीके से प्रभावित करने का एक अभियान हमें चलाना होगा। राजा भागीरथ और गंगा अवतरण की पौराणिक कथा को कानून से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है और ये प्रश्न इतना गंभीर है कि लगभग हम सभी बचपन में भी, और ये तो बहुत सभी हिंदुओं के उसका जुड़ाव रहा है। जैसे जब राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए उन्होंने, जब माँ गंगा को शिव जी के जटाओं से लेकर निकले, तो उसमें उनका जो रथ का दायरा था, मान कर चलिए कि 5 से 10 मीटर का रथ का दायरा है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि जो राजा भगीरथ का जो रथ था, उस रथ से के दायरे में एक बफर जोन बनाया जाए, कॉरिडोर बना दिया जाए। तो कॉरिडोर बनने से क्या होगा कि वो जो 10 मीटर का क्षेत्र होगा उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। उस 10 मीटर के जोन में एक गंगा जी एक पवित्रता के साथ बहती रहेंगी, उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अभी क्या होता है कि जब डैम बनते हैं तो उसमें जो हमने सुना होगा बचपन में कि भाई गंगा जी का पानी कभी सड़ता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कई जड़ी बूटियों से वो पानी निकल कर आता है।
तो उसकी जो क्वालिटी होती है, बायोलॉजिकल क्वालिटी होती है शुद्धता की, वो बांधों के नीचे दब जाती है। दबने से क्या है कि बायोलॉजिकल क्वालिटी उभर कर नहीं आती। तो मेरी मांग है कि जो बफर जोन बनाया जाए, उस बफर जोन में उसको एक अलग से कॉरिडोर रखा जाए और उस कॉरिडोर में भागीरथ से लेकर के गंगा सागर तक उस कॉरिडोर में कोई भी इंक्रोचमेंट ना हो और निरंतर और पवित्रता के साथ वो नदी बहती रहे और बायोलॉजिकल और के साथ। ये मेरी सरकार से मांग है कि भाई वो कॉरिडोर जरूर बनाया जाए। वो बहुत ही अच्छी योजना है, अगर उसको सरकार पालन करती है तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 2018 में जो गंगा एक्ट को लेकर जो घोषणा हुई थी, वह आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? अब ये तो सरकार बताए क्यों पूरी नहीं हुई। माननीय जल मंत्री जी 2018 में प्रेस मीडिया में उन्होंने अनाउंस किया कि हम गंगा एक्ट बनाएंगे और हम कैबिनेट में पास करेंगे, कैबिनेट में पास करके उसको संसद में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो आज तक गंगा एक्ट बनाया नहीं गया। मैं यही मांग कर रहा हूँ कि सरकार गंगा एक्ट जल्दी से बनाए। नहीं बनाती तो मैंने जो गंगा एक्ट लिखा है उसको उस पर लागू करे उसको। आम नागरिक इस आंदोलन से कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा प्रत्येक संडे को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सूरघाट पर मेरा सत्याग्रह होता है और मैं उपवास रखता हूँ पूरे दिन। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ वहाँ पर आ करके। वहाँ पर मैंने जो गंगा एक्ट ड्राफ्ट किया है उसको पढ़ सकते हैं। उसमें उनको जो भी सुझाव अच्छा लगता है वो हमें दे सकते हैं, हम स्वीकार भी करेंगे। और जो भी उनका समय हो आ करके अपना सहयोग दें, हमारे साथ बैठें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बैठता ही हूँ। युवाओं और छात्रों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? उनको अपने भविष्य में उनको ये माँ गंगा हमारी एक प्राकृतिक धरोहर है, उसको जिंदा रखने के लिए और पुनर्जीवित करने के लिए मैं सबको आह्वान करता हूँ, आप आइए हमारे साथ और मिल कर के हम अपनी माँ गंगा को पवित्र और निर्मल फिर से बनाते हैं। उनको कल कल उनका प्रवाह बने और जो भी जैविक क्वालिटी उनकी वापस पुनः स्थापित हो। क्या यह सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक गंगा एक्ट पास नहीं होता? जी, ये गंगा एक्ट जब तक पास नहीं होता मेरा सत्याग्रह चलता रहेगा। ये तब तक नहीं होगा, उसके बाद फिर इसकी हम पदयात्रा निकालेंगे। पूरा गंगा का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में इसके हम पदयात्रा निकालेंगे आने वाले समय में। इस संघर्ष से आपको सबसे बड़ी व्यक्तिगत चुनौती क्या लगी? कोई चुनौती नहीं है। मैं पहले भी कई बार आंदोलन कर चुका हूँ, उसमें मैं जो कई बार सक्सेस रहा हूँ। सरकार ने हमारी बात मानी है, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई चुनौती नहीं है, ये तो मेरा एक कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यह लड़ाई बहुत लंबी है? नहीं, मुझे कोई लड़ाई नहीं होती और मैं तो महात्मा गांधी जी से बहुत प्रेरित हूँ। महात्मा गांधी जब पूरे विश्व के सबसे बड़े एम्पायर के साथ के खिलाफ खड़े हो गए थे और अब एक धोती पहन कर एक लाठी लेकर एक आदमी पूरे विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली के सामने खड़ा होकर के बोला कि तुम गलत हो, तो हम तो उनके सिपाही हैं, हम तो लड़ेंगे उनके साथ। उन्हीं के आदर्शों पे चलकर हमारा सत्याग्रह चल रहा है और हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, बशर्ते कि एक सत्याग्रह के माध्यम से नॉन वायलेंस के साथ हमारी सरकार से एक मांग है, हमारा पूरा करें। वरना तो हम तो जनता के सामने जाकर कहेंगे कि भाई आप हमारे साथ आइए। और लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि है। जनता की अगर मंशा बन गई तो फिर सरकार मानेगी क्यों नहीं। आपको यह उम्मीद और शक्ति कहाँ से मिलती है? महात्मा गांधी मेरे आइडल हैं। महात्मा गांधी ही मुझे प्रेरणा देते हैं और विश्व के जितने भी बड़े लीडर्स रहे हैं वो महात्मा गांधी से प्रेरित रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और मैं महात्मा गांधी जी की ही आदर्शों पे चलते हुए सत्याग्रह के माध्यम पे जो भी मुझे लगता है कि समाज में गलत है उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि भाई ये उसको पालन करें। आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा यही आह्वान है कि माँ गंगा का जो प्रवाह है, सरकार से मैं पुनः 2 बातें मांग करता हूँ। एक तो गंगा एक्ट बनाएं, ये मेरा बनाया हुआ गंगा एक्ट पास करें और भागीरथ से लेकर के गंगा सागर तक 10 मीटर का एक बफर जोन बनाया जाए जिसमें गंगा जी अपने जिसमें उनका जो जैविक क्वालिटी है वो और पवित्रता के साथ वो हमेशा एक ही फ्लो में बहती रहें 12 महीने। मेरी यही सरकार से मांग है, इसको पूरा करें, यही मेरी इच्छा है।